प्यारे बच्चों, एकदम सीरियस हो जाओ और इस वीडियो के साथ इतना मन से पढ़ो, इतना ये सोच के पढ़ो कि इसी में से सब कुछ आपके एग्ज़ाम में आएगा। इसी के जैसा तो गारंटी के साथ आएगा। इस बात को विश्वास में ले करके पढ़ो और दाएं बाएं यूट्यूब पर इस चैनल उस चैनल दाएं बाएं भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आप इसमें से सीखेंगे ठीक वैसा ही प्रश्न एग्जाम में पाएंगे। शुरुआत के लगभग 6 वीडियो मैथ की रहेंगी, आखिरी की 4 वीडियो भौतिक और रसायन की रहेंगी। ठीक है। और 400 में से 400 की तैयारी अगर करना हो तो ये वीडियो मत देखो, ये कोर्स वगैरह बेकार है। लेकिन सरकारी कॉलेज पाना गारंटी के साथ पक्का, तो भाई ये वीडियो और ये कोर्स आपने सही सही लिया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कम से कम सरकारी कॉलेज 250 नंबर तक, 200 से 250 नंबर तक आसानी से हम लोग पहुंच जाए, बस उसी विश्वास को जीतने के लिए मैं ये प्रयास कर रहा हूं। और हर साल मैं ये प्रयास करता हूं और हर साल विजय होती है बच्चों की। ठीक है, ये स्कूल में नाम लिखवाने की परीक्षा है। ठीक है, टॉपर बन जाओगे तो कहीं 1.5 2 लाख 4 लाख का चेक नहीं मिलेगा, सोशल मीडिया में फेमस नहीं हो पाओगे। तो इसमें टॉपर बनने का प्रयास नहीं, टॉप कॉलेज पाने का प्रयास करना, बस। समझ गए? चलिए समझते हैं और करते हैं। देखिए, यदि 5 tan θ = 4 दिया है तो 5 sin θ - 3 cos θ बटे 5 sin θ + 2 cos θ का मान क्या होगा। प्यार से समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। ध्यान से देखिएगा, एकदम आनंद ही आनंद आएगा आपको। देखिए, दिया 5 tan θ = 4, तो 5 जाएगा इधर, तो बटे हो जाएगा ना, tan θ = 4/5। tan क्या होता है? sin θ बटे cos θ होता है। और ये 4 बटे कितना 5 है। इसका मतलब साइन का वैल्यू 4 और कास का वैल्यू 5। तो जहाँ साइन है वहाँ 4 रखिए, यानी 5 × 4 5 चौक 20। जहाँ कास है वहाँ पर क्या रखेंगे 5, तो 30 × 5 = 15। ठीक है ना, 20 - 15। नीचे 5 × साइन, साइन का वैल्यू 4, यानी 5 चौक 20। और 2 × कितना 2 × कास के वैल्यू क्या है? कास के वैल्यू 5 है। 2 × 5 2 5 10। तो 20 में से 15 जाएगा 5, 20 10 30। काटेंगे तो 1/5 कम 5 5 6 30, 1/6 आ रहा है, जो कि पहला विकल्प सही है। बस। अब यही सवाल एग्जाम में कैसे आएगा? अब आप कहोगे गुरुजी ये तो पिछली बार आया था या कभी आया था हमने, तो नहीं बेटा। अब इसी को पलट के दे देगा, ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे करके दे देगा। 5 की जगह 6, 3 की जगह 8, 2 की जगह 3, 5 की जगह 3, ऐसे दे सकता है। अंकों का हेरा फेरी, लेकिन पैटर्न यही रहेगा। तो ये फेमस सवाल है, पिछले 12 13 सालों में मैंने इसको 3 से 4 बार परीक्षा में आते हुए देखा है। और मैं चाहता हूँ कि इस बार आप भी अपने पेपर में इसको देखें। ठीक है, चलिए। अब ये मत सोचना कि ये एक सवाल आपने सीखा, ना ना ना, आप बहुत सारे सवाल सीखे हैं। आप ये मान के चलो कि आपने इसके दम पे 3 4 सवाल सीखा। ठीक है, आइए। और इसका एक तरीका और होता है, तो मैं ज़्यादा तरीका बता के भ्रमित नहीं करूँगा, बस यही जानो। ठीक है, अगला सवाल देखिए, प्यार भरा सवाल है। कहता है कि एक व्यक्ति ने 18% जीएसटी पर एक मोबाइल 1239 में खरीदा। जीएसटी से पूर्व इस वस्तु की कीमत क्या थी? जीएसटी लगने से पहले इसकी कीमत क्या थी? मान लो कि जीएसटी लगने से पहले इसकी कीमत यक्स थी। कितना लगा जीएसटी? 18%। किस में लगा? उसी यक्स में, उसी कीमत में। तो इसमें यक्स का 18% और जोड़ देंगे तो वस्तु की कीमत 1239 हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स प्लस एक्स गुणे 18% का मतलब 18/100 बराबर 1239। यहाँ से एक्स कॉमन ले लीजिए, बचेगा 1 +
18/100 बराबर 1239। 100 का 1 में गुणा करो, जितना आए उसमें 18 जोड़ दो। तो 100 एक कम 100 में 18 जोड़ेंगे 118/100। ये जो यक्स है इसको इधर लिख दो, बराबर 1239। अब एक काम करो, अब काटिए, इसको काटिए, देखिए कितने से कटता है। नहीं कटेगा अगर तो भी कोई बात नहीं। x बराबर 1239। 118/100 जब दाहिने पक्ष में जाएगा पलट के हो जाएगा 100/118। ठीक है, 2 से काटिए इसको। 1239 गुणे 2 से काटेंगे 50, और ये 2 से काटेंगे 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18। 59 से ये गारंटी के साथ कटेगा। क्या होगा? 59 से ये जरूर कटेगा 1239। तो 1239 को 59 से काटता हूँ मैं। 2 बार, 2 9 18 को 8 से ले, 2 × 5 = 10, 1 = 11, 13 से 8 जाएगा 4, और यहाँ बचेगा 1, 1 में से 1 जाएगा 0 0। ठीक है ना। अब ये कितना बचा? 13 से 8 जाएगा 5 बचेगा, 5 और 9, 59 एकम 59, पूरा कट गया, 21 आ गया। तो यक्स बराबर 59 से इसको काटेंगे तो 21 आएगा, और गुणे कितना? 50। 5 एकम 5, 5 दूना 10, और 0 बढ़ जाएगा। 1050 रुपया था वस्तु की कीमत जीएसटी लगने से पहले, तो 1050 वाला सही है। अब आप ये मत सोचना कि ये सवाल अकेला है। अब इसी तरह से अगर अलग सवाल आ जाए, मोबाइल आ जाए, बिस्कुट आ जाए, कपड़ा आ जाए, सबका सब ऐसे ही हो गया। एक व्यक्ति ने 20% जीएसटी पर एक लैपटॉप इतने में खरीदा, आ सकता है ऐसे। जीएसटी से पहले लैपटॉप की कीमत क्या थी? एक व्यक्ति ने, ऐसे भी आ सकता है, एक व्यक्ति ने 12% जीएसटी पर एक घड़ी खरीदा, जो इसकी कीमत इतनी थी, जीएसटी से पूर्व इस घड़ी की कीमत क्या थी? एकदम ऐसे ही लगाना। इसको बोलते हैं शॉर्ट कोर्स, इसको बोलते हैं क्रैश कोर्स, इसको बोलते हैं एक से अनेक सवाल का सॉल्यूशन। समझे? इसी नाते आपने चैनल सब्सक्राइब किया है एम सॉल्यूशन। आइए अगला सवाल देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है। इसमें 2 तरीका है। पहला तरीका कि सॉल्व करिए, सॉल्व करके आंसर निकालिए। दूसरा तरीका कि चारों विकल्प को बारी बारी से यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखिए, और यहाँ पे रखिए। जिसको रखने से दोनों पक्ष बराबर हो जाए वही हमारा आंसर है। ठीक है, तो सॉल्व करना भी आसान है। देखिए 2 का गुणा x में करेंगे 2x, अब माइनस, इस माइनस के वजह से ये और ये चिन्ह बदल जाएगा, -x + 1/2। ऐसे 3 का 1 में गुणा, 3 एकम 3, -x + 2/3, और 2x में से 1 जाएगा x + 1/2, 3 2 5 -x/3, 3 का x में गुणा 3x, 3 एकम 3, 2 5 10 -2x, 2x बाएं पक्ष में आएगा, 3x पहले से, 2x आएगा, हो जाएगा 5x, और 10, 3 उधर जाएगा -3, 5x बराबर 10 में से 3 जाएगा 7, x बराबर 7/5, 7/5 पहला विकल्प है। ठीक है, प्यार से समझा रहा हूं तो प्यार से समझना है। ओके, आइए आगे। अगला सवाल बहुत अच्छा है, इसका परिमेयकरण कीजिए। परिमेयकरण मतलब जो चीज नीचे लिखा है इसी से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए बस। है, इसी से ऊपर नीचे गुणा कीजिए। 1/6 -5, इसी से ऊपर नीचे गुणा, लेकिन बीच का चिन्ह बदल के।
दोनों के बीच का जो चिन्ह है ना उसको बदल के गुणा करेंगे, ठीक है। तो कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 5 बटे कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 5, और ऊपर वाले का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा ऊपर वाला कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 5। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी जब करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कड़ी में 6 का स्क्वायर माइनस कड़ी में 5 का स्क्वायर। ऊपर कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 5, कड़ी में 6 का स्क्वायर 6 होगा, नीचे कड़ी में 5 का स्क्वायर 5 होगा। 6 में से 5 घटेगा 1 आएगा, तो नीचे 1 नहीं लिखते हैं, सिर्फ ऊपर कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 5। तो ये हुआ आपका पहला वाला विकल्प, ठीक है। बात समझ में आ गई। चाहे तो इसको मुजबानी कर सकते हो। अब ऐसे ही सवाल आ सकता है, ऐसे इसका परमेकरण करो, ऐसे आ जाएगा, इसका परमेकरण करो। तो भाई आप ऐसे ही करिएगा ना। अब आप ये मत सोचिए कि आपने एक सवाल सीखा, आपने एक नहीं 4 सीखा है, बस करना आना चाहिए। कलम उठेगी तो जरूर वार करेगी, हथियार उठाओगे तो मरबे करोगे। जब तुम कलम उठाओगे ही नहीं, सवाल करने का प्रयास ही नहीं करोगे, तो कैसे तुम जीतोगे जंग, कैसे जी परीक्षाओं पर अपना अपना वर्चस्व लहराओगे। देखिए इसमें बोला सरल कीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। ध्यान दीजिए, इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, बस इसका इसमें इसका इसमें, ठीक है ना। और फिर नीचे का नीचे में, तो क्या होगा 2 प्लस कड़ी में 3 2 प्लस कड़ी में 3, 2 प्लस कड़ी में 3 का होल स्क्वायर हो गया। ऐसे इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस कड़ी में 3 का होल स्क्वायर। नीचे ए माइनस बी गुणे ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, कड़ी में 3 का स्क्वायर 3, प्लस 2 दूना 4 कड़ी में 3। यही चीज इसमें भी आएगा, लेकिन ये माइनस में आएगा, ठीक है। अब नीचे देखिए 2 का स्क्वायर 4 होगा, कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 होगा, 4 में 3 घटेगा 1 आएगा, 1 का कोई मतलब नहीं। और ये देखिए कट गया, 4 3 7 4 3 7 7 7 14 आ गया। इसका आंसर कितना हुआ 14। इसका आंसर कितना हुआ 14 हुआ। समझ गए, बात समझे बेटा। हाँ, वेरी गुड। अब इसमें देखो, गारंटी है इस सवाल की। कहते हैं ना कि यार क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं, तो आप भाग्यशाली हैं कि 221 रुपये का आपने परचेजिंग किया और वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आएगा, उस चीज़ को आपने पा लिया। आप खुद वो चीज़ पा गए हैं जो आप एग्ज़ाम के लिए ढूंढ रहे थे। अब यही देखो, इसका गुणनखंड इसमें से कौन वाला नहीं है, कौन वाला नहीं है। अच्छा, तो इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बता रहा हूँ। इसमें से -1 है बराबर 0 समझ के x बराबर 1 हो जाएगा। मतलब जो माइनस में है ना, x -3 है तो x बराबर +3 इसमें रखो। जिस चारों आंसर को बारी बारी से इस सवाल में रखा जाएगा, जिससे जिससे ये 0 बनेगा वो कहाएगा गुणनखंड है, और जिससे ये 0 नहीं आएगा वो कहलाएगा कि गुणनखंड नहीं है। मतलब जिसको जिसको रखने से ये 0 होगा तो वो गुणनखंड रहेगा, और जिसको रखने से वो 0 नहीं होगा तो वो गुणनखंड नहीं होगा। बात समझे। तो मैं रख के दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना, रख के दिखाता हूँ। ज़्यादातर पेपर में जब आप सवाल करिएगा, अलग जगह मत लिखिएगा, जहाँ क्वेश्चन है वहीं पर देख करके हल करने का प्रयास करिएगा। जैसे x बराबर +1 यहाँ रखिए, +1 6 कम 6
11 कम 11 माइनस 6, 11 एक 12, -6 -6 -12, +12 -12 जीरो हो गया। तो जब इसको रखने में जीरो आ गया तो ये तो गुणनखंड है, लेकिन इसने पूछेगा कि आपको बताना है कि गुणनखंड नहीं है। तो जो गुणनखंड नहीं रहेगा उसको रखने पर वो जीरो नहीं आएगा। इसको रखने में जीरो आ गया, इसका मतलब ये गुणनखंड है। हमको तो बताना गुणनखंड नहीं वाला, तो इसको रखो, 2 रखो, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 छक 24, 11 दूनी 22, 22 8 30, 24 36, ये भी जीरो आ गया, ये भी गुणनखंड है। इसको देखो 3 रखो, 27, 54, 33, 33 27 60, 54 6 60, ये भी जीरो आ गया, ये भी गुणनखंड है। इसको चेक करो, 216, 216, 66, तो ये तो ख़त्म हो गया। 66 में 6 जगह 60 आया, ये जीरो नहीं आ रहा है। इसको रखने में जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब यही वाला गुणनखंड नहीं है। तो यही वाला उत्तर सही है, ठीक है ना। अगर पेपर में ये पूछ दे कि बताइए कि इनमें से कौन सा इसका गुणनखंड है, तभी भी ऐसे ही चेक करेंगे, जिसको रखने पे जीरो आएगा वही गुणनखंड होगा। अगर इस सवाल की बात करूं तो इससे भी आ रहा जीरो, इससे भी जीरो आ रहा, इससे भी जीरो आ रहा, तो ये भी गुणनखंड है, ये भी है, ये भी है। गुणनखंड जानने के लिए भी करते हैं, और गुणनखंड अगर कोई नहीं है ये भी जानने के लिए यही काम करते हैं, वैल्यू रखते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई मेरे भाई? आ गए ना? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग वीडियो है ये, लाइव नहीं है, बाद में ये मत करना लाइव है। रिकॉर्डिंग वीडियो ही आपको सफलता दिलाएगी, लाइव में तो सिर्फ मनोरंजन है। लड़के लड़कियां बस एक दूसरे का कमेंट देखते हैं। अब देखो, उचित सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए इतना का विस्तार कीजिए, a माइनस बी का होल क्यूब। क्या बात है, a माइनस बी का होल क्यूब। आपने बचपन में ये सूत्र देखा था, क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। ऐसे ही हो जाएगा, इतने का क्यूब और इतने का क्यूब, तो 1/x³ माइनस 8/x के घाते 6, हाँ, -3 × 1/x गुणे 2/x², ब्रैकेट में 1/x माइनस 2/x², गुणा करिए, 3 दूना 6/x पे घाते, 1 घात इसका, 2 घात इसका 3, और 3 1 4, फिर गुणा करेंगे प्लस होगा, माइनस ये भी है, माइनस ये भी प्लस होगा, 3 दूना 6 दूना 12, 1 2 3 घात, 3 2 5 घात, x पे 5 घात, बस। अब देखिए ये वाला विकल्प कहाँ है, देखिए ये वाला विकल्प 3 6 4 5, 3 6 4 5, एकदम पहला वाला ही तो सही है। ये 8 है ना, 8 यहाँ भूल गए थे, 8, 1 8 6 12, 1 8 6 12, 3 6 4 5, बिल्कुल सही है बेटा, पहला वाला ऑप्शन ही सही है। आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। समीकरण y = 2x + 3 के लिए सत्य कथन चुनिए, कोई हल नहीं, अद्वितीय हल होगा, केवल 2 हल होंगे, अनंत हल होंगे। बता रहे हैं, y का मान जितना ज़्यादा रखोगे x का मान उसी बेस पे आता रहेगा, तो इसके अनंत हल होंगे बेटा। y का मान 1 रखो तो अलग आएगा, 2 रखो अलग आएगा, 3 रखो अलग आएगा, ठीक है। इसमें ध्यान से देखने की जरूरत है, प्यार से देखिए, अभी आपको समझ में आएगा। देखिए, ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी,
समांतर ई एफ, तीनों समांतर है। कह रहा कि कोण आर पी बी का मान क्या होगा, कोण आर पी बी इसका मान क्या होगा इसका। जबकि यहाँ पे बुक में यहाँ पे कुछ कोण वगैरह दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पे इसका मान दिया है। मैं इसको एक बार देख लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ इसमें कहाँ मिस्टेक है, फिर बताता हूँ, ठीक है। 65 डिग्री दिया है, मैंने पता लगा लिया है। कितना दिया है, 65 डिग्री। जब ये कोण 65 तो ये वाला कोण कितने का है ये बताना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो समांतर रेखाएं हों, कोई भी दो समांतर रेखा इस तरह से, और कोई तिरछी रेखा काटती है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, यानी तिरछी रेखा के एक ही तरफ दोनों समांतर रेखाओं के बीच में जो अंतः कोण है इनका योगफल 180 होता है। कितना होता है, 180। यानी यक्स का मान और 65 का मान दोनों को जोड़ करके कितना होगा, 180। यानी यक्स प्लस 65 बराबर 180। तो यक्स बराबर 180, 65 उधर जाएगा माइनस 65, एक्स बराबर 180 में से 65 घटाएंगे कितना आएगा, 125 डिग्री। तो 125 वाला सही होगा। समझ में आ गया। अब ये मत सोचना कि यही सवाल एग्जाम में आएगा तो आप कर पाओगे, बता रहा हूँ मैं। अब मान लो ऐसे आ गया, एक ही, ये 3 लाइनें नहीं रहेगा, 2 ही लाइनें रहेगा। अगर ये वाला दिया है मान लो 120, तो ये वाला 180 में से घटाओगे 60 आ जाएगा, ठीक है। मान लो ये ऐसे नहीं चित्र दिया है, आपको ये सवाल ऐसे मिल गया, ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब कह रहा कि बबुआ ये बताओ, ये अगर 60 है तो ये कितना होगा। तो ये देखो एकांतर कोण कहा जाए, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, और ये भी 60 होगा, और अगर यहाँ तो ये भी 60 होगा, एक और बन जाए तो ये भी 60 होगा। समझ गए ना। तो समांतर रेखाओं को कोई तिरछी रेखा काटती है तो उसमें संगत कोण बराबर होते हैं। जैसे मान लो ये तिरछी रेखा है, ये कोण ये कोण ये कोण ये कोण बराबर होगा, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला भी बराबर होगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप कक्षा 8 से देखते चले आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है बेटा। आगे देखिए, किसी त्रिभुज की भुजाएं 2 3 4 के अनुपात में है और इन त्रिभुज की सब परिमाण परिमाण परिणाम लिखा है, परिमाप, हाँ परिमाप होगा। इस त्रिभुज के परिमाप 36 सेमी है। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का माप क्या होगा। देखिए 2 3 4 लिखा, सबको जोड़ दो और जोड़ के 36 में भाग दे दो। 36 में भाग देंगे कितने से, 2 3 5 4 9 से, 9 से भाग देंगे, 9 चौक 36, 4 आ गया। इस 4 का गुणा उसमें करिए जिसको निकालना है। किसको निकालना, सबसे बड़ी भुजा को। तो सबसे बड़ी भुजा निकालने के लिए सबसे बड़े अनुपात में गुणा कर दीजिए, बस आ जाएगा। अगर सबसे छोटी भुजा पूछता तो सबसे छोटे अनुपात में गुणा कर देते, मध्यम भुजा पूछता तो मध्य वाले अनुपात में गुणा कर देते। मतलब तीनों अनुपातों को जोड़ के उसी परिमाप में भाग दिया हमने तो 4 आया। इस 4 का गुणा उसमें करिए जिसको पूछ रहा है, पूछ रहा सबसे बड़ी भुजा, तो इस 4 का गुणा सबसे बड़े अनुपात में, यानी 4 का गुणा 4 में, 4 चौक 16 आएगा इसका आंसर। कितना आएगा, 16, ठीक है ना। आइए, ये सवाल देखिए बहुत टेढ़ा भी लग रहा है और बहुत आसान भी लग रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 3 जैसे है ऐसे रहने देंगे, 3 की घात -5। 10 को हम 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। अभी मैंने केवल 10 लिखा है, ये देखिए 10 है, 2 गुणे 5 मतलब 10 है। 10 के ऊपर -5 घात है, तो ये दोनों मिला के 10 है, तो दोनों के ऊपर मिला के -5 घात लिखा जाएगा। ऐसे 125 है, इसको भी लिखेंगे 5 की घात 3। अब नीचे कितना, 5, 6 को तो अभी बांट सकते हो, 2 गुणे 3, अब ये 6 बन गया। अब ये 6 है, 6 पे -5 घात, यानी यहाँ भी -5 यहाँ भी -5। अब क्या करेंगे, 3 पे घात -5, 3 पे घात -5 कट गया, 2 पे घात -5, 2 पे घात -5 कट गया,
अब क्या बच रहा है, ये देखो 3 पे घात 5 × 5, 3 में से 5 जाएगा -2, यानी 5 पे घात -2 ऊपर बचा है। अरे भाई 5 की घात को एडजस्ट करो, 3 में से 5 जाएगा -2 और नीचे 5 की घात -7। अब एक काम करो, ये 5 की घात -7 ऊपर ले जाओ, 5 की घात -2 पहले से है और 5 की घात -7 ऊपर जाएगा तो 5 घाते +7 होगा। और 5 की पावर 7 में से 2 घटा दीजिए, कितना आएगा 5, यानी 5 की घाते 5 आएगा आंसर। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात, बात समझ में आ गई, यहाँ तक आ गए समझ में? बोलिए। कमेंट तो यहाँ कर नहीं सकते हैं, सीख सकते हैं, कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसका पीडीएफ भी लग जाएगा इस वीडियो के नीचे, बाद में आप अगर दोहराना चाहें तो पीडीएफ से दोहरा लीजिएगा या तो वीडियो से दोहराइएगा। अगला सवाल है 12, यदि 15 मजदूर मिलकर किसी दीवार को 48 घंटे में बनाते हैं तो उसी दीवार को 30 घंटे में बनाने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी? 15 मजदूर 48 घंटा, 15 मजदूर गुणे 48, तो उसी दीवार को बनाने के लिए कितने मजदूर गुणे 30 घंटा, यक्स मजदूर 30 घंटा में। 15 मजदूर वही काम 48 घंटा में, यक्स मजदूर वही काम 30 घंटा में, बस काम खत्म, आंसर आ गया। 15 × 15, 15×2 = 30, 2 × 2 2 गुणे मतलब 24×2 = 48, x बराबर 24। लो भाई 24 लोग आएंगे, 24 मजदूर 30 घंटा में बना देंगे। क्या बात है, सवाल ऐसे ही आएगा बेटा, किया जाएगा 20 मजदूर मिलकर किसी दीवार को 40 दिन में बनाते हैं, उसी दीवार को बनाने के लिए उसी दीवार को 20 दिन में बनाने के लिए कितने मजदूर लगेंगे, ऐसे भी आ जाएगा, तो आप ऐसे ही करना। इधर देखो, गोले की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका वक्र पृष्ठ दिया है। गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4πr², ये सूत्र है? ये क्या है? गोले का वक्र पृष्ठ बोले चाहे संपूर्ण पृष्ठ बोले, दोनों यही होता है। 4πr² का मान कितना, 154। 4 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r², 154। काटिए 11 से, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 चौक 44, 2 से काटिए 2 7 14, 7 आया। r² बराबर 7 गुणे 4/7, उधर जाएगा 7/4 होगा। r² बराबर 7/2 का स्क्वायर, 7 गुणे 7 7 का स्क्वायर हो गया, नीचे 4 है तो 2 का स्क्वायर हो गया, दोनों पक्षों को वर्गमूल लेंगे, 7/2 आएगा। 7 को 2 से काटेंगे 3.5 आएगा, तो यही वाला उत्तर सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आ रही है बात समझ में? 221 रुपये का जो आपने क्रैश कोर्स लिया है, ईश्वर करे कि 221 नंबर से ज़्यादा आपका नंबर आए, बस हम यही चाहते हैं। आइए, किसी घन के विकर्ण की लंबाई 10 कड़िम 3 है। घन के विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है 1 कड़िम 3, इसका मान दिया है 10 कड़िम 3, कड़िम 3 गायब हो गया, कट गया, a बराबर 10 आ गया। पूछा घन का आयतन, घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? कोर क्यूब यानी भुजा का क्यूब, a का वैल्यू 10 है, 10 का क्यूब, 10 का क्यूब 1000 होता है, मुँह जबानी उत्तर आ जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन बी वाला सही है, ऑप्शन कौन सा, बी वाला सही है। अगला सवाल देखिए, साइकिल का पहिया चक्कर उक्कर लगाएगा, मज़ा तो आएगा भाई, आएगा ना। किसी साइकिल के पहिए को 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाने होते हैं, 5000 चक्कर बराबर 11 किलोमीटर, 5000 चक्कर बराबर 11 किलोमीटर। पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए, पहिए का व्यास ज्ञात करिए। ठीक है, चलिए, यानी एक चक्कर से पता चल जाए, एक चक्कर मतलब 2πr,
चलिए, हाँ, 5,000 चक्कर 11 किलोमीटर। किलोमीटर को बदल दीजिए सेंटीमीटर में, क्योंकि ये देखिए सेंटीमीटर दिया है ना। आइए, 5,000 चक्कर बराबर 11। अभी किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1,000 का गुणा, 3 जीरो। अब सेंटीमीटर में जाएंगे तो 100 का गुणा, यानी फिर डबल जीरो। इतना सेंटीमीटर हो गया ये। अब इधर से 3 जीरो, इधर से 3 जीरो कम हो गया, कट गया, बचा 5 चक्कर बराबर 1100 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहाँ पर इंटू 1 छिपा है, तो 1 चक्कर 5 गुणे में दाहिने पक्ष में जाएगा, बटे हो जाएगा 1100/5 सेंटीमीटर। यानी 1 चक्कर, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 220 सेंटीमीटर। अच्छा, व्यास ज्ञात करना है, तो व्यास यानी त्रिज्या, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो हम परिधि से निकालेंगे। 1 चक्कर किसको बोलते हैं? 2 पाई आर को। 1 चक्कर हुआ यानी 2 पाई आर के बराबर हुआ। 1 चक्कर बराबर क्या होता है? 2 पाई आर बराबर है 220 सेंटीमीटर। अब 2 से 2 ऐसे ही कट गया, नहीं 2 से 2 मत काटो। हमें क्या निकालना है? पहिए का व्यास, 2 आर निकालना है ना, तो 2 आर यहीं रहेगा, 220 जहाँ पर है वहीं रहेगा। पाई को केवल दाहिने पक्ष में ले जाओ, तो बटे पाई हो गया। तो 220 पाई का मान 22/7, 7 ऊपर चला गया, 220 × 7/22, 22 में 22 से 220 काटेंगे 10 आएगा, 10×7 = 70 सेंटीमीटर आएगा 2 आर का मान। 2 आर बराबर 70 सेंटीमीटर। 2 आर को ही तो व्यास बोलते हैं बाबू, पहिए का व्यास ज्ञात करना है, त्रिज्या आर नहीं निकालना है, 2 आर निकालना है, 2 आर को ही तो व्यास कहते हैं। ठीक है, आइए आगे, अगला सवाल देखिए। बढ़िया सवाल, बढ़िया, एकदम मस्त सवाल। ठीक है, एकदम अच्छा से अच्छा सवाल आपको मैं बता रहा हूँ, और इससे बाहर नहीं आएगा। आएगा तो यही, या तो इससे मिलता जुलता। बस आप विश्वास मान के पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए, पढ़ाई का आनंद लेते रहिए। 5 सवाल 6 सवाल जब हो जाए तो ब्रेक ले लीजिए, घर में ही रहिए, बाहर मत जाइए, सो जाइए, आधे घंटे बाद पढ़िए, लेकिन घर में ही रहिए। ठीक है, एग्ज़ाम के बाद निकलिएगा जहाँ निकलना होगा। आइए, किसी वृत्त के भीतर एक वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि उसके चारों शीर्ष वृत्त पर हैं। ये वृत्त है, इसके अंदर एक वर्ग बना है। अरे भाई ठीक से बन जाओ ना, ऐसे A B C D। ठीक है, यदि क्षेत्रफल, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 220, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए, वृत्त का क्षेत्रफल πr² बराबर कितना है? 220। पाई का मान 22/7, r² बराबर 220। 22 दहाई में 10 आ गया, 10 का 7 में गुणा, r² बराबर 70, r बराबर करड़ी में 70। तो मान लो ये अगर मिलाते हैं हम, तो ये करड़ी में 70 है पूरा, इधर करड़ी में 70 है त्रिज्या, तो ये भी तो करड़ी में 70 होगा। ये इसको बोला जाएगा किसका विकर्ण? इसको बोला जाएगा वर्ग का विकर्ण, यानी वर्ग का विकर्ण 2 करड़ी में 70। वर्ग का विकर्ण बराबर कितना आ जाएगा? 2 करड़ी में 70। और वर्ग के विकर्ण का सूत्र क्या होता है? भुजा करड़ी में 2, भुजा करड़ी में 2 बराबर 2 करड़ी में 70। वर्ग की भुजा को x मान लो। ठीक है, तो यानी x करड़ी में 2, इस 2 को चाहो तो 2 बार करड़ी में 2 ऐसे लिख दो, इस 2 को चाहो 2 बार करड़ी में 2 लिख दो, और करड़ी में 70 पहले से है, करड़ी में 2 करड़ी में 2 कट गया, 2 7 14 यानी 140, x बराबर करड़ी में 140।
40। वर्ग की भुजा आ गई, लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, यानी यक्स का स्क्वायर। यक्स का स्क्वायर करोगे तो करड़ी में 140 का स्क्वायर होगा, और 140 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 140 आएगा, क्योंकि करड़ी लगा है। करड़ी हट जाएगा स्क्वायर करने पर। 140 वाला उत्तर सही, सी वाला सही है। ठीक है, आइए आगे। बहुलक वाला सवाल गजब का सवाल होता है एग्जाम में, इस बार भी एकदम परफेक्ट तरीके से आएगा, गारंटी है आएगा, दाएं बाएं जरा सा भी नहीं जाएगा। बहुलक मतलब बहुत बार जो लौके, वही बहुलक है। इसमें क्या चीज बहुत बार लौक रहा है? 13। 13, ये तो दुइया बार है। क्या चीज बहुत बार है जी? 17 क्या? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। क्या कोई और ऐसा चीज है जो 4 बार से ज्यादा बार है? 12, 1, 2, 13, 3, केवल 17 ही है ऐसा जो सबसे ज्यादा बार 4 बार है। तो 17 4 बार लौक रहा है, इसी नाते वही तो बहुलक है। आंसर बहुलक आएगा तो कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे मेरे बाबू। आगे देखिए, 12 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितना होगी? वाह भाई वाह। ये 12 है, ये 12 है, ये 12 है, ये लंबवत है, ये आधा 6 होगा, तब पूरा 12 6। यच पूछ रहा है। ठीक है, ये 60 होता समबाहु त्रिभुज का कोण, अंदर वाला 6 है, तो ये आधार बटे लंब है, ये लंब बटे आधार, एच बटे 6 बराबर tan 60। एच बटे 6 बराबर tan 60 का मान करीब 3, तो एच बराबर 6 करीब 3, 6 करीब 3, बस काम खत्म। हाँ जी, नहीं समझे? समबाहु के नाते ये 60 होगा, ये भी 60 होगा, तीनों 60 होगा। समबाहु के नाते तीनों 12 12 होगा। ऊंचाई के लिए ये आधे हाथ पे ऊंचाई आती है, तो 12 का आधा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा ना। ये पूरा 12 है तो आधा 6 हो जाएगा। ये दूरी कितना? 6। तो लंब बटे आधार tan 60, वही लिख दिया, काम हो गया हमारा। ठीक है ना। दो संख्याओं का योगफल 33, अंतर 15, और छोटी संख्या क्या है? दो। इनका योगफल 33 और अंतर क्या? 15 है। योगफल 33, अंतर 15 है, तो छोटी वाली कितनी है इसमें से? तो काम करते हैं, पहले जोड़ दो। जोड़ने पर वाई वाई कट गया, एक्स एक्स 2x हुआ, 33 15 कितना हुआ? 5 3 8, 3 1 4, 48। 2 से 48 काटेंगे, एक्स बराबर 24। ठीक है, एक्स का मान 24 इसी में रख दो, 24 प्लस वाई बराबर 33। वाई बराबर 33, 24 जाएगा दाहिने पक्ष में, -24, घट के आएगा 3 में 4 जाएगा 9। ठीक है, तो छोटी संख्या 9 है, बड़ी संख्या 24 है। अगर परीक्षा में बड़ी संख्या पूछेगा तो बड़ी बताइएगा, छोटी पूछा तो छोटी बताइए। ठीक है, आगे समझ में? बोलिए भाई। बिल्कुल आ गया। अगला सवाल, ये सवाल भी एकदम हीरो सवाल है, हीरो। ये अकेला नहीं है, इसका पूरा परिवार है, ये पलट जाएगा परीक्षा में, कभी ये आएगा, कभी ये आएगा, ध्यान दीजिए। हाँ, फिर ये पलट के भी आ सकता है, ऐसे एकदम ये सब गारंटेड सवाल होता है। एक ये खुद, तीनों और मैंने बता दिया। इस इन तीनों और इसको मिला के चारों में से कोई भी आएगा तो आप वैसे करिएगा जैसे मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, पहाड़ी से बाहर निकालना तो नीचे 1 माइनस साइन है, ऊपर से गुणा कर दो, परमेकरण कर दो। अभी तो मैंने सवाल उतारा, अब मैं परमेकरण करूंगा, 1 प्लस साइन ऊपर नीचे गुणा, ए प्लस बी गुण ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दो, ऊपर 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर बनता है आपका कास स्क्वायर एक्स। अब करड़ी से बाहर ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा,
क्योंकि स्क्वायर इस पर भी है, इस पर भी है ना, इसी वजह से दोनों बाहर आएगा। तो 1 + sin हो गया ऊपर और नीचे कास हो गया। अब दोनों अलग अलग कर दो, 1/cos अलग, sin/cos अलग। 1/cos क्या होता है? सेक होता है। sin/cos क्या होता है? tan होता है। बस। सेक प्लस tan कहाँ है? देखो देखो देखो, पहला वाला तो है। जैसे इसका काम हुआ है वैसे ही आप इन तीनों का भी कर सकते हैं। गारंटी है कि 1 2 3 4 में से एक ठीक आएगा इस बार। समझे? आपने बहुत बढ़िया कोर्स लिया है, बहुत सिलेक्टेड कोर्स लिया है। दाएं बाएं नहीं पढ़ना है, जो हम पढ़ा रहे हैं वही पढ़ना है, उसी से रिलेटेड है, उसी के जैसा, सेम वैसा ही वैसा आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, आइए। वाह वाह। हवा में एक पासा उछाला गया, फेंक दिया गया हवा में। सम आने की प्रायिकता क्या होगी? सम। तो पासा मतलब लूडो वाली गोटी में क्या क्या लिखा रहता है? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3, 3 गो सम संख्या है। कुल कितनी संख्या है? 6 गो है। बस काट दीजिए, 1/2 आंसर है। पासा और सिक्का में तो बहुत मजा है, और गारंटी है कि पासा सिक्का का एक सवाल आपके एग्जाम में आ रहा है, वो तो छप गया पेपर में। आपको हम बता भी दिए कि पासा और सिक्का से संबंधित प्रायिकता का सवाल एग्जाम में आएगा। अब आप नहीं तैयार करोगे तो हमारी गलती है। हाँ, देखो, पासा वाले में हमेशा बटे के नीचे 6 लिखेंगे। पासा वाले में हमेशा बटे के नीचे 6 लिखेंगे। ऊपर क्या लिखेंगे? ऊपर जो कहेगा वही लिखेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है सम आने की प्रायिकता। सम संख्या ढूंढो कितना गो है? 1 2 3 गो है, तो 3 गो ऊपर लिख दिए बस। लिखेंगे 3 है तो 3 ऊपर। अगर पूछता विषम आने की प्रायिकता, यही काट के ऐसे आ जाता विषम आने की प्रायिकता पूछता, तो विषम संख्या 1 3 5 है, तो 3/6 भी हो जाएगा। क्या एक सम संख्या एक विषम संख्या है? जरा मैं सर्च करके कंफर्म कर लूँ, क्योंकि मैं इस पर भ्रम। एक क्या विषम संख्या है, ठीक है ना? तो विषम संख्या भी पूछता है तो 1 2 3 को 3/6, उसका भी आंसर यही आएगा। ठीक है ना? तो याद कर लो, पासा हवा में फेंको, चाहे जमीन पे फेंको, चाहे पानी में फेंको, कहीं फेंको, सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2, विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2। याद कर लो, सम और विषम के पूछे तो 1/2 बताना, बस काम खत्म। ठीक है, वैसे दिमाग रहेगा तुम ऐसे भी बता देना। आ जाओ, ये देखो, 12 का क्यूब गुणे 6 का स्क्वायर भागा 432 को सरल कीजिए। तो बटे 432, इतना गुणे इतना बटे 432। 12 × 12 × 12 × 6 × 6 बटे 432। तो काटिए 6 से इसको, 6 × 7 = 42, 2 × 6 = 12, 12 × 6 = 72, 12, फिर 12 से 12 पूरा कट गया, 12 12 ये में 144, बस 144 बच गया, काम खत्म। अरे भाई, इस सवाल हमें कोई ऐसा साल नहीं जिस साल आया ना हो। लघुगणक का ये सवाल बहुत हीरो सवाल है, समझे? याद कर लो, ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए। अगर इस कंडीशन में दिया होता है और गुड़े गुड़े का रिलेशन हो तो इन सब का मान कितना होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है, याद कर लो। तो ए ऊपर बी नीचे, ऐसे सूत्र होता है इसका, लाग ए ऊपर नीचे लाग बी। अब बी ऊपर सी नीचे थोड़ा सा, तो लाग बी ऊपर लाग सी नीचे, लाग बी ऊपर लाग सी नीचे, सी ऊपर ए नीचे, तो लाग सी ऊपर लाग सी ऊपर लाग ए नीचे। अब कट गया, लागे से लागे, लाग सी से लाग सी, लाग बी से लाग बी, सब कट के 1 आ गया। तो ये आपका आंसर 1 है। तो परीक्षा में कैसे आएगा?
ए बी सी में आया तो एक्स वाई जेड में आ जाएगा। परीक्षा में ऐसे आ सकता है, log एक्स बेस वाई, log वाई बेस जेड, log जेड बेस एक्स। कह देगा भैया इसका मान बताओ, ऐसे भी आ सकता है। हाँ, पी क्यू आर में आ सकता है, ऐसे आ जाएगा, log पी बेस क्यू, log क्यू बेस आर, log आर बेस पी, ऐसे भी आ सकता है। इसका मान बताओ। तो तुमको याद होना चाहिए बेटा, जब सीरियल नंबर चल रहा हो, सीरियल नंबर चल रहा है, इसका वैल्यू कितना 1, धड़ाक से आंसर 1 सेकंड में। हाँ, ये देखो 70 20, ये माइनस है, 70 20, काश ए काश बी माइनस साइन ए साइन बी। ये काश ए प्लस बी का सूत्र है बेटा, काश ए काश बी माइनस साइन ए साइन बी। ये सूत्र होता है किसका, काश ए प्लस बी का। अगर आपको सूत्र नहीं याद है तो नुकसान तो आपका होना ही होना है। तो उसी तरह से काश 70 + 20 बराबर काश 90, का 90 का मान 0 होता है। ठीक है, का 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, आई बात समझ में। यहाँ माइनस रहेगा तो समझो कि ये प्लस होगा यहाँ, अगर यहाँ बीच में प्लस रहेगा तो समझो कि ये सूत्र में माइनस होगा। ये थोड़ा सा बच्चे भूलते हैं, तो भूल को कबूल कीजिए और मेरे साथ पढ़िए, अच्छा लगेगा आपको। यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात इतना, न्यून कोण का मान बताओ। अभी हमने बताया ना 2 3 4 है, तीनों कोणों का योग 180 होता ही है। 2 3 4 जोड़ दीजिए, 9 से भाग दीजिए, आया कितना 20। इसका बताना न्यून कोण यानी सबसे छोटा कोण। तो 2 3 4 में सबसे छोटा कौन है, 2 है, 2 का गुणा 20 में करो, आंसर ले लो, 2 दूना 40, 2 दूना 40। अगर बोलता कि अधिक कोण का मान बताओ या सबसे बड़े कोण का मान बताओ, तो 4 है सबसे बड़ा ना, 4 के गुणा करते 20 में। समझ में आई बात, समझ में बात आ गई। आइए आगे चलते हैं और अगला सवाल करते हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसको रट लेना, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका। पहली अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 17 19 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 23 के बाद कितना 29 भी आ जाएगा। माध्यिका बताना है, 1 2 3 4 5, 11 13 जोड़ के आधा कर देंगे और क्या, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों तरफ से 4 गो इधर से 4 गो इधर से छोड़ दो, इधर से 4 छोड़ दो, उधर से 4 छोड़ दो। माध्यिका का मतलब मध्य में जो लोग हैं उनको बताना है ना। इधर से 4 छोड़ो, उधर से 4 छोड़ो, ये 2 लोग हैं मध्य में, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देना है। 11 और 13 जोड़ दो, आधा कर दो, 24 होगा, आधा कर दो, 12 आएगा। ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है ना, 12 वाला ऑप्शन सही है मेरे भाई, 12 वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, 12 वाला ऑप्शन सही है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, बताइए। अगर दिक्कत होती है तो समझ लीजिए कि आपकी पढ़ाई बहुत चौपट है, और अगर आप समझ रहे हैं इतना लो लेवल से पढ़ाने पर भी, तो समझिए कि आपकी पढ़ाई एकदम परफेक्ट है, नीट एंड क्लीन है। सरकारी कॉलेज आपके किस्मत में है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। हो सकता है कि आप लापरवाही बरते तो कुछ नंबर दाएं बाएं हो जाए, लेकिन अगर आप मन से, मेहनत से, लगन से पढ़ते हैं तो पूरी की पूरी जो आपकी उम्मीद है ना, उसी उम्मीद के अनुसार आपको नंबर मिलेगा और कॉलेज भी मिलेगा। ठीक है, आइए। 3 व्यक्ति ए बी सी किसी काम को क्रम से 6 18 12 दिन में करते हैं।
ए करता है 6 दिन में, बी 12 दिन में, सी 18 दिन में। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे बताइए, बात समझे आप? अरे मक्खी बैठ गई क्या कहीं, मक्खी बैठ जाती है तो चलने नहीं देती है। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तीनों मिल के, वाह भाई वाह। कुछ करना नहीं, बस पलट कर हल कर देना है। ए और बी और सी तीनों को लो मैंने मिला दिया। मिलाएंगे जब तीनों मिल के काम करेंगे तो 6 12 18 को सीधे नहीं जोड़ रहा, उल्टा करके जोड़ना, 1/6, 1/12, 1/18। 6 12 18 का लघुत्तम 36 होगा। कितना होगा? 36 होगा। 6 6 36, 6 12 3 36, 3 18 2 36, 2 6 3 9 2 11, 11/36। जब आंसर बताना होगा तो फिर से इसको वापस उलट देंगे। तीनों मिलकर, तीनों मिलकर पलट दीजिए, 36 ऊपर 11 नीचे। अब उत्तर आएगा 11 से 36 काटिए, 11 3 33, 3 से 3/11 दिन में, 3 से 3/11 दिन में, 3 से 3/11 दिन में तीनों मिलकर उस काम को अंजाम देंगे। ठीक है भैया, ऐसे ही सवाल आए कि 3 व्यक्ति रामू श्यामू गीता न मिलकर किसी काम को 10 दिन 12 दिन 18 दिन में करते हैं, तीनों मिलकर उसको कितने दिन में करेंगे, ये सब आप ऐसे ही करिएगा। ठीक है, और उल्टा करके जोड़ देना, जोड़ने के बाद जो आंसर है फिर उसको वापस पलट देना। हो गया आंसर? क्या है, कुछ है? नहीं ना, बस उतना ही पढ़ो जितना एग्जाम में आता है। पूरा सिलेबस को लेके चाटोगे तो चाटते रह जाओगे 2 3 चैप्टर, तब तक एग्जाम आ जाएगा। समझे? क्लियर है? अब मैं आपको अगला सवाल बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा, प्यार से इत्मीनान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, यदि एक घन की भुजा 100% बढ़ाया जाए तो उसके संपूर्ण पृष्ठ में क्या वृद्धि होगी। देखो, संपूर्ण पृष्ठ में वृद्धि पूछ रहा है, जिसमें वृद्धि पूछता है उसी के हिसाब से हम ट्रिक लगाते हैं। संपूर्ण पृष्ठ का होता है घन का 6 × भुजा स्क्वायर, यानी स्क्वायर यानी 2 बार। ठीक है ना, यानी ये जो 100 है ना, इसको मुझे 2 बार यूज़ करना है, 100 को 2 बार यूज़ करना है, ऐसे 100 + 100। इसका जो ट्रिक है वो है a + b + a × b/, ऐसे है, a + b + ab/100। ठीक है, ये हमारा क्या ट्रिक है। तो a + b मतलब 100 + 100, 100 + 100 + 100 × 100/100, 100 100 कट गया, 100 100 जोड़ेंगे 200, और ये वाला 100 बचा है 100, 200 में 100 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 300। कितना हो गया, 300। यानी आएगा इसका आंसर हमारा 300% वृद्धि होगा। ठीक है ना, 300% वृद्धि होगा। अगर ये पूछता वक्र पृष्ठ में, तब भी ऐसे ट्रिक लगेगा, संपूर्ण पृष्ठ में तब भी यही ट्रिक लगेगा। जब घन पूछेगा तो घन में यही ट्रिक 2 बार लगाएंगे, एक बार नहीं 2 बार लगाएंगे। घन क्यों? क्योंकि घन में होता है कोर क्यूब यानी x³ 3 बार यूज करना होता है 100 को। जिसमें 2 घात उसमें 100 को 2 बार यूज करेंगे, जिसमें 3 घात लगता है उसमें 100 को 3 बार यूज करेंगे। तो घन में 3 बार 3 घात लगता है तो घन के लिए हम 3 बार यूज करेंगे। आएगा तो हम बताएंगे। आइए, ये देखिए कितना अच्छा सवाल है। ACD 110 है, ये कितना 110 है, पूछ रहा है x का मान। ठीक है, ये 7x, ये 4x। तो बहिष्कोण सुदूर अंत कोणों के योगफल के बराबर होता है, यानी 7x + 4x = 110, 7x + 4x = 110, 7 4 11x = 110, 11 से 110 काटेंगे, x 11 दहाई में 110, x = 10 आ गया आंसर। यहाँ x का मान पूछा तो 10। अगर ये पूछता कोण a का मान, x का मान नहीं कोण a का मान पूछता एग्जाम में, मान लो यही सवाल आ जाए, तो इस बार कोण a का मान पूछ दे, x का मान न पूछ के a का मान पूछे, सब कुछ यही रहे, तो 7 × 10 कर देंगे 70 आ जाएगा।
कोण बी का मान पूछे तो 4 × 10 करेंगे 40 आ जाएगा। अंतः कोण सी का मान पूछे तो इन दोनों में एक को 180 में से घटा देंगे तो आ जाएगा। समझ गया ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं एक ही सवाल से संभावित। यहाँ देखिए माइनस में दिया, प्लस में पूछा, x² + 1/x² का मान, तो इसी के दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, काम हो जाएगा तुम्हारा। हाँ, वर्ग कर दो, हो जाएगा a² + b² - 2 × a × b बराबर 8 का स्क्वायर 64। ये दोनों कट गया, -2 उधर जाकर जुड़ जाएगा, +2, आंसर आ गया तुरंत। 64 में 2 जोड़ेंगे 66, 66 इसका आंसर है। तो प्यारे बच्चों यही सवाल बार बार चेंज होके आएगा, कभी x - 1/x बराबर 5 तो उसका मान बताओ, x - 1/x बराबर 10 तो उसका मान बताओ। समझ गए ना। तो आपको एक सवाल सीखना है और ऐसे 4-5 सवाल के बारे में सोच लेना है कि हाँ अगर ये बदलाव होगा तो भी ऐसे ही होगा। ठीक है ना, तब मजा आएगा। अब ये देखिए रेखा, सरल रेखा। सरल रेखा तो एकदम रामबाण चैप्टर है, 3 सवाल 2 सवाल पक्का आता है। कहता है एक रेखा ए बी के निर्देशांक क्रमशः इतना इतना है, इस रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। अरे भाई ये तो पापा और दादा वाला ट्रिक है। पापा मतलब पहला पहला जोड़ के आधा, इसका पहला निर्देशांक और इसका पहला निर्देशांक जोड़ के आधा कर दो। 5 को 11 को जोड़ो 16 हुआ, आधा करो 8 हुआ, और फिर दूसरा प्लस दूसरा जोड़ दीजिए। हाँ, दूसरा प्लस दूसरा, ये वाला -2 -10, एक में जोड़िए कितना होगा, -12, -12 का आधा -6, बस आ गया आंसर। देखा आपने, आंसर आ गया। मतलब पहला पहला जोड़े 8 आ गया, किसी विकल्प में पहला पद 8 नहीं है तो इसका मतलब यही सही है। दूसरा पद नहीं जोड़ते तब भी आप जान जाते आंसर। तो कितना आनंद आ रहा है हमको पढ़ाते हुए। अगला सवाल देखिए। ओ भतीजी वाला उम्र आ गया। रश्मि की उम्र उसकी भतीजी की उम्र की 4 गुनी है। भतीजी भतीजी और रश्मि, लो भाई, भतीजी x तो रश्मि 4x, 4 गुनी तभी ना होगी। 5 वर्ष बाद रश्मि की उम्र भतीजी की उम्र की 3 गुनी होगी। 5 साल बाद ये x + 5 होगी। हाँ, 5 साल बाद ये 4x + 5 होगी। तो गुना का कितना फर्क रहेगा ये देखिए। 5 वर्ष बाद रश्मि की उम्र भतीजी की उम्र की 3 गुनी होगी। लो, रश्मि की उम्र भतीजी की उम्र की 3 गुनी, 5 साल बाद ये 3 गुनी भतीजी में लगा दो। ठीक है, 5 साल बाद रश्मि की उम्र भतीजी की उम्र की 3 गुनी, और 3 × x 3x, 3 × 5 = 15, 4x + 5 तो 3x, 4x इधर आएगा -4x बराबर 5, 15 उधर जाएगा -15, दोनों में से घटा दो -x, घटा दो -10, x बराबर 10। x किसका उम्र है, भतीजी का, यानी भतीजी 10 साल की है तो रश्मि 40 साल की होगी, क्योंकि 4 × 10 40। पूछा किसका, भतीजी की वर्तमान उम्र 10 साल है। 10 साल की भतीजी है, चॉकलेट खाने वाली उम्र है। ठीक है, चॉकलेट के लिए रोने और जिद करने वाली उम्र है। ठीक है, अच्छा अभी आप लोग भी चॉकलेटें खाते होंगी। आइए यहाँ देखिए, इतना 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 प्रेक्षणों की माध्यिका 63 है, तो x का मान क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। लो, इधर से चारों छोड़ दो, इधर से चारों छोड़ दो, बीच के दोनों को जोड़ के आधा करो। है, x को और x + 2 को, इन दोनों को जोड़ के करेंगे आधा, आधा मतलब बटे 2 बराबर कितना, जितना दिया 63 उतना। ठीक है, x में 1 जोड़ेंगे 2x + 2, 2x + 2 हो गया, और 2 का 63 में गुणा, 63 दूना 2 3 6, 2 6 12, 2x बराबर 126, 2 उधर जाएगा -2, 2x बराबर 126 में से 2 घटाएंगे 124, 2 से 124 काटेंगे, 2 से 12 काटेंगे, 2 6 12, 2 दूना 4,
x बराबर 62 है। x का मान पूछा तो 62 है, और क्या है। हाँ, x का मान पूछा 62 है। ऐसे पूछ देता तो दोनों माध्यिका बताओ, तो 62 62 में 2 जोड़ेंगे 64, 62 64 है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इतना डोज आपके लिए पर्याप्त है। अब इतना से आप कितना संतुष्ट हैं। यूट्यूब पर वीडियो देखिएगा पॉलिटेक्निक वाला, तो जाके कमेंट कीजिएगा और भी बच्चे, ताकि 221 रुपये में अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकें, अपनी तैयारी में एक बढ़िया से बढ़िया मुकाम हासिल कर सकें। और आप अपने दोस्तों को यूट्यूब की वीडियो के नीचे ज़रूर बताएंगे कमेंट में कि 221 वाला कोर्स कैसा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। जो मन में आएगा लिखिएगा, ठीक है, ईमानदारी से विस्तार से लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो के साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।